इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस दुनिया में कोई ऐसी समस्या भी नहीं है जिसका कोई सल्यूशन नहीं है। लेकिन लोग अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए जल्दबाजी में गलत फैसला कर लेते हैं और उनकी मात्र एक छोटी सी गलती की वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से न सिर्फ एक महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, बल्कि उसके बाद कई लोग भी सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है बिहार प्रदेश की राजधानी पटना शहर की। पटना का एक थाना पड़ता है परसा बाजार। बात कर रहा हूं मैं 24 अप्रैल 2024 की सुबह की। दरअसल इसी परसा बाजार थाने में एक व्यक्ति जिसकी उम्र है लगभग 80 साल काफी मायूसी हालत में पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम राकेश चौधरी है और मैं रगनाडीह गांव का रहने वाला हूं। दरअसल मेरी बेटी गीता, जिसकी उम्र है लगभग 45 साल, जो पिछले एक सप्ताह से लापता है। राकेश जैसे ही ये सारी बातें कहता है, पुलिस पहले उसे तसल्ली से बिठाती है और कहती है कि जो भी मामला है साफ साफ बताओ। राकेश पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी बेटी गीता 18 अप्रैल की शाम के समय जब घर से निकली थी, मुझे बताकर गई थी कि मैं अपनी बेटी पूनम और दामाद रंजय से मुलाकात करने के लिए जा रही हूँ। पूनम जो कुसुमपुरा कॉलोनी में अपने पति के साथ रहती है, लेकिन एक बार जब मेरी बेटी घर से निकली, उसके बाद दोबारा कभी वापस घर ही नहीं आई। मैं जब उसके नंबर पर फोन कर रहा हूँ तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा है। इसीलिए मैं गीता को ढूंढते हुए पूनम के घर पर भी गया था, लेकिन उसके घर पर बाहर से दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। प्लीज आप लोग कैसे भी करके मेरी बेटी गीता को ढूंढ दीजिए। राकेश जब ये सारी बातें पुलिस को बताता है, पुलिस राकेश की तहरीर पर गीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। उसके बाद पुलिस गीता को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस भी गीता को ढूंढते हुए सबसे पहले पूनम के घर पर जाती है। दरवाजे पर जब ताला लगा हुआ देखती है, आस पड़ोस के लोगों से पूनम और उसके पति के बारे में पूछताछ करती है। पड़ोसी पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, पति और पत्नी 18 तारीख से ही दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसके बाद पुलिस अब दोनों को हर जगहों पर ढूंढना शुरू कर देती है। इसके बावजूद भी पुलिस को जब गीता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलता है, पुलिस अब गीता को ढूंढने के लिए उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है। पुलिस जब कॉल डिटेल को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस पर गीता ने 18 अप्रैल को आखिरी बार बातचीत किया था। दरअसल गीता उस नंबर पर पिछले कई सालों से लगातार बातचीत करती आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी अरमान मियां के नाम पर रजिस्टर्ड है। अरमान, जिसकी उम्र है लगभग 45 साल, जो जमसौर गांव का रहने वाला है। पुलिस को जैसे ही अरमान का नंबर मिल जाता है, पुलिस अरमान के घर पर जाती है और उसे गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुंच जाती है और फिर अरमान से गीता के बारे में पूछताछ करती है। अरमान पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मुझे गीता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। इस पर पुलिस अरमान को जवाब देते हुए कहती है कि 18 अप्रैल को गीता ने आखिरी बार तुमसे ही बातचीत किया था। सच सच बताओ कि गीता कहाँ पर है। तब जाकर अरमान पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, 18 अप्रैल को मेरी गीता से बातचीत तो हुआ था, लेकिन जब मैं गीता से बातचीत कर रहा था, बातचीत के दौरान ही अचानक उसका मोबाइल बंद हो गया था। लेकिन गीता बता रही थी कि वो इस समय अपनी बेटी और दामाद के साथ है। मुझे सच में नहीं मालूम है कि गीता कहाँ पर है। हालांकि अरमान अपनी लाख सफाई देता है, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर
भरोसा नहीं करती है और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। लेकिन बावजूद इसके गीता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलता है। लेकिन पुलिस को इतना तो भरोसा हो जाता है कि अब गीता के बारे में उसका दामाद रंजय और उसकी बेटी पूनम ही बता सकती हैं। इसीलिए पुलिस अब रंजय के साथ साथ उसकी पत्नी पूनम के भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल को जब चेक करती है, पूनम के कॉल डिटेल में तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन रंजय के कॉल डिटेल में एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पर रंजय ने भी 18 अप्रैल को आखिरी बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी राजेश चौधरी के नाम पर रजिस्टर्ड है। राजेश जिसकी उम्र है लगभग 26 साल, जो खाज कला गांव का रहने वाला है। पुलिस को जब राजेश का डिटेल मिल जाता है, पुलिस राजेश के घर पर जाती है और राजेश को भी गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुंच जाती है और फिर राजेश से रंजय और उसकी पत्नी पूनम के बारे में पूछताछ करती है। राजेश दोनों का एड्रेस पुलिस को बता देता है। पुलिस उस एड्रेस पर जाती है और वहां से रंजय और उसकी पत्नी पूनम दोनों को गिरफ्तार करके थाने लेकर पहुंच जाती है और फिर दोनों से गीता के बारे में पूछताछ करती है। इस पर रंजय और पूनम दोनों ही पुलिस वालों को जवाब देते हैं कि साहब, गीता अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल हमने गीता की हत्या कर दिया है। लेकिन रंजय जब अपनी ही सास की हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस को भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है। गीता जिसके पति का नाम है उमेश कांत, जो मूल रूप से जमसौर गांव का रहने वाला है। दरअसल उमेश जो एक पैर से विकलांग है, लेकिन सरकारी नौकरी करता है और अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। गीता और उमेश का रिश्ता जब तय होता है, गीता के पिता उमेश के बारे में सारी सच्चाई गीता से नहीं बताता है, बल्कि राकेश अपनी बेटी से कहता है कि उमेश एक सरकारी नौकरी करता है और अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। इतनी सी बात जब गीता से बताता है, ये जानकर गीता भी एकदम से खुश हो जाती है। गीता जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत है, लेकिन गीता शादी करके जब अपनी ससुराल में जाती है और पहली बार जब अपने पति उमेश को देखती है तो उसके पैरों को देखकर गीता के सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। दरअसल गीता अपने साथ अपने पति को लेकर कई तरह के सपने भी जाती है, लेकिन गीता को जब मालूम चलता है कि उसका पति एक पैर से विकलांग है, अब चाहकर भी गीता कुछ नहीं कर पाती है और आखिरकार अपने मन को मारकर अपने पति के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, समय के अनुसार गीता 3 बच्चों की मां भी बन जाती है, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा। इधर उमेश के ही गांव का बचपन का उसका दोस्त है अरमान मियां, जिसके साथ उसकी काफी गहरी दोस्ती है। इसीलिए अरमान भी अक्सर उमेश के घर पर आता जाता रहता है। लेकिन अरमान जब उमेश के घर पर जाता है तो उसकी पत्नी को भाभी कहकर बुलाता है, क्योंकि अरमान और गीता के बीच में देवर और भाभी का रिश्ता होता है। इसीलिए दोनों अक्सर एक दूसरे से हंसी मजाक भी करते हैं। लेकिन हंसी मजाक करते करते आखिरकार शादी के 10 सालों के बाद अरमान और गीता के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, आखिरकार एक दिन वो समय भी आता है जब दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बन जाता है। और एक बार जब इस तरह का रिश्ता कायम होता है, उसके बाद कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी गीता के पति उमेश को मालूम चल जाता है। उमेश को जब अपनी पत्नी की हरकतों के बारे में मालूम चलता है, ये जानकर उमेश को काफी बुरा लगता है। इसीलिए उमेश अपनी पत्नी को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि लाख समझाने के बावजूद भी गीता अरमान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। उमेश अपने बच्चों की भी दुहाई देकर अपनी पत्नी को समझाता है, लेकिन गीता अपने पति की
कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, समय के अनुसार उमेश के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, आखिरकार उमेश के बेटे को एक शहर में बैंक की नौकरी लग जाती है और अपनी बेटी पूनम की शादी रंजय से कर देता है। रंजय जो खाज कला गांव का रहने वाला है। पूनम की जब शादी हो जाती है, पूनम भी अपने पति के पास चली जाती है, लेकिन उसके बाद उमेश अपनी पत्नी और छोटी बेटी को लेकर अपनी ससुराल में आकर वहीं रहने लगता है। दरअसल उमेश को लगता है कि जब तक अपने गांव में अपनी पत्नी के साथ रहेगा, गीता अरमान से मिलना जुलना बंद नहीं करेगी। अपनी पत्नी को लेकर ससुराल में तो आ जाता है, लेकिन बावजूद इसके गीता ना तो अरमान से मिलना जुलना बंद करती है और ना ही घर से बाहर निकलना बंद करती है। दरअसल गीता का जब भी मन करता है, खुद अरमान से मिलने के लिए उसके गांव में चली जाती है या फिर अपने घर पर ही बुला लेती है, जिसकी वजह से अब उमेश को अपनी ससुराल में भी काफी हद तक बेइज्जती महसूस होने लगती है। लाख समझाने के बावजूद भी गीता जब अपने पति की बात नहीं मानती है, आखिरकार उमेश एक फैसला लेता है और इसी कुसुमपुरा कॉलोनी में किराए का एक कमरा लेता है और वहां पर अकेले रहने लगता है और इधर गीता अपने पिता के साथ रहने लगती है। लेकिन उमेश जब कुसुमपुरा कॉलोनी में अकेले रहने लगता है, उसकी बेटी पूनम को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए पूनम अपने पति रंजय को लेकर अपने पिता के पास आ जाती है। लेकिन इधर गीता जब अकेली रहने लगती है, अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, बल्कि गीता अब एक खुले पंछी की तरह आजाद हो जाती है। उसका जब भी मन करता है तब जाकर अरमान से मुलाकात कर लेती है, लेकिन हर महीने की पहली तारीख को अपने पति के पास जाती है। इधर उमेश को जो भी तनख्वाह मिलता है सारा पैसा ले लेती है। कुछ पैसा वो अपने ऊपर उड़ाती है और बाकी सारा पैसा अपने प्रेमी अरमान के ऊपर उड़ाने लगती है, जिसकी वजह से उमेश अब अपनी पत्नी से काफी हद तक परेशान हो जाता है। उमेश को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो अपनी पत्नी से पीछा कैसे छुड़ाए। इसीलिए एक दिन उमेश इस बारे में अपने दामाद और पूनम से बातचीत करता है। जब गीता के चरित्र को लेकर अपनी बेटी और दामाद के सामने रखता है और सारी बात बताता है, इसे सुनने के बाद रंजय अपने ससुर को समझाते हुए कहता है कि अब आपके पास मात्र एक ही रास्ता बचा है कि सासू माँ को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। रंजय जब अपनी ही सास को इस दुनिया से हटाने के लिए कहता है, इधर उमेश भी अपने पत्नी से इस प्रकार से तंग आ चुका था कि आखिरकार अपने दामाद की बात मान लेता है। उसके बाद उमेश, रंजय और पूनम ये तीनों मिलकर गीता को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान तैयार करते हैं। दरअसल प्लान तो बन जाता है, लेकिन ये काम रंजय के अकेले की बस की नहीं था। इसीलिए रंजय अपने इस प्लान में अपने दोस्त राजेश चौधरी को भी शामिल कर लेता है, जो रंजय के गांव का ही उसके बचपन का दोस्त है। राजेश इसके लिए तैयार तो नहीं होता है, लेकिन रंजय राजेश को 20,000 रुपए का लालच दे देता है। राजेश भी पैसों के लालच में आ जाता है। उसके बाद इसी षड्यंत्र के तहत 18 अप्रैल की शाम के समय खुद पूनम ही अपने माँ के नंबर पर फोन करती है, उससे मीठी मीठी बातें करती है और कहती है कि आज शाम को घर पर आ जाओ, मैं आपका फेवरेट खाना बनाने वाली हूँ। शाम के समय जब अपने घर पर खाने के लिए बुलाती है, गीता भी आगे पीछे कुछ नहीं सोचती है। शाम के समय जब अपने घर से निकलती है, अपने पिता से कहती है कि मैं अपनी बेटी और दामाद के पास जा रही हूँ। लगभग 7 बजे के
आसपास गीता जब अपनी बेटी के घर पर पहुंचती है, उस वक्त पूनम के घर पर उसका पिता उमेश और उसका पति रंजय ही मौजूद थे। शाम के लगभग 8 बजे के आसपास जब ये चारों एक साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं, इधर पूनम अपने प्लान के तहत पहले से ही अपने माँ के खाने में काफ़ी मात्रा में नींद की गोलियां मिला देती है। गीता जब उस खाने को खाती है, खाने के थोड़ी देर के बाद गहरी नींद में सो जाती है। गीता जब गहरी नींद में सो जाती है, उसके बाद रंजय अपनी पत्नी और ससुर को लेकर अपने गांव में जाता है और दोनों को वहीं पर छोड़ देता है और अपने ही गांव से अपने दोस्त राजेश को लेकर वापस अपने घर पर चला जाता है। लेकिन राजेश को लेकर रंजय जब रात के लगभग 11 बजे के आसपास अपने घर पर पहुंचता है, तब तक इधर गीता होश में आ चुकी थी। इधर गीता भी जब होश में आती है, उसे समझने में देर नहीं लगती है कि उसकी बेटी और दामाद ने उसके साथ धोखा किया है। इसीलिए गीता तुरंत ही फ़ोन उठाकर अपने प्रेमी अरमान के नंबर पर फ़ोन कर देती है और उससे बातचीत करने लगती है। लेकिन गीता इधर जैसे ही अरमान के नंबर पर फ़ोन करती है, तभी उसी समय रंजय अपने दोस्त राजेश को लेकर घर पर पहुंच जाता है। राजेश जब गीता को फोन पर बातचीत करते हुए देखता है, देखकर एकदम से डर जाता है और तुरंत ही जाकर गीता के हाथ से मोबाइल छीन लेता है। सबसे पहले उसे बंद करता है और फिर उस मोबाइल को तोड़ देता है। उसके बाद अपने दोस्त राजेश के साथ मिलकर गीता की गला दबाकर हत्या कर देता है। गीता की जब मौत हो जाती है, उसके बाद अब गीता की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए अपने ही घर के अंदर से एक तेज धारदार हथियार को लाता है और गीता के शरीर को अलग अलग 15 हिस्सों में कर देता है और फिर उसके तमाम डेड बॉडी को लेकर एक बोरी में पैक करता है। उसी रात को घर से निकलता है और इलाके के रेलवे लाइन किनारे पहुंचता है और बगल के नाले में ले जाकर उस डेड बॉडी को फेंक देता है। उसके बाद जब दोनों अपने घर पर वापस आते हैं, सुबह होने से पहले ही रंजय अपने घर पर बाहर से दरवाजे पर ताला लगा देता है और फिर अपने दोस्त के साथ अपने ससुर के पास चला जाता है। वाकई में रंजय जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस रंजय की तहरीर पर उसके ससुर उमेश और उसकी पत्नी पूनम के साथ साथ उसके दोस्त को भी अपनी हिरासत में लेती है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।